नमस्कार, स्वागत है आप सभी का पॉलिटिकल एजेंडा में, जहां हम बात करते हैं देश दुनिया की राजनीति से जुड़े हर एक उस मुद्दे पर जिनका संबंध है आपसे। आपको जानना और समझना उसे जरूरी है। आज हम बात करेंगे दिल्ली की राजनीति के बारे में। जल्द ही चुनाव होने वाले हैं, लेकिन ऐसे में अरविंद केजरीवाल ने एक बड़ा दांव चल दिया है। क्या है वो दाव और उसका क्या मायने हैं, यही सब जानने के लिए हम बात करेंगे क्लिक इंडिया के सीनियर एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी से। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। शुक्रिया। दिल्ली की राजनीति वापस से गर्मा गई है। अरविंद केजरीवाल के अलावा अगर बात आ रही है, किसी का नाम आ रहा है, तो वो है अतिशी का। मैं जानना चाहूंगी कि आखिर ये पूरा मुद्दा क्या है और अतिशी के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं। देखिए, अरविंद केजरीवाल जब कोई राजनीतिक चाल चलते हैं, कोई दांव पेच लगाते हैं, तो उसके बड़े मायने होते हैं। और यही कारण है कि इतने सालों से, लगभग 15 साल हो जाएंगे, अरविंद केजरीवाल दिल्ली जैसे राज्य के, जो कि देश की राजधानी है, मुख्यमंत्री हैं। मतलब ये बताने के लिए ही काफ़ी है कि अरविंद केजरीवाल की राजनीतिक दांव हमेशा कांग्रेस और बीजेपी पे भारी रहे हैं, और यही कारण है वे तीसरी बार सीएम चुनकर आए थे। जी और इसमें कोई दो राय नहीं, उनकी जो जो फिर एक बार ये जो चाल चले हैं जी आतिशी को मुख्यमंत्री बनाने का, तो हो सकता है कि चौथी बार भी वो दिल्ली के सीएम बनेंगे। चौथी बार भी दिल्ली के सीएम, वो भी बिल्कुल अतिशी पूरी पर। संभावना है। और अतिशी, देखिए, अतिशी को लेकर अगर हम बात करें तो अतिशी ऑक्सफोर्ड की ग्रेजुएट हैं, बहुत पढ़ी लिखी महिला है। आप ये सोचिए कि जिस खास मनीष सिसोदिया का डिपार्टमेंट, शिक्षा मंत्रालय जो था, जी वो अतिशी चला रही थी। जी पिछले 8-10 सालों में देखा जाए तो आम आदमी पार्टी के पास अगर कुछ कहने के लिए, कुछ बताने के लिए, जनता के पास जाने के लिए कुछ अगर है चुनाव में, तो सबसे बड़ा है शिक्षा मंत्रालय द्वारा काम किया गया जो है शिक्षा के क्षेत्र में, जो आम आदमी पार्टी ने काम किया है, वो उसको लेकर अगर जनता के बीच में जाती है, तो कल भी सराही गई थी आम आदमी पार्टी, और आगे भी सराही जाएगी। जी और इसमें ये शुरू से ही माना गया, बताया गया लोगों को, और ये फैक्ट भी है कि मनीष सिसोदिया के भी जो काम चल रहे थे शिक्षा मंत्रालय के दौरान, जब वो जिम्मेदारी संभाल रहे थे, तो अतिशी ही काफ़ी कुछ उनकी योजनाओं, उनके जो आइडियाज थे, उसी पे मनीष सिसोदिया काम कर रहे थे। जी मनीष सिसोदिया के पास इतनी बड़ी समझ नहीं थी कि वो खुद से, बैकग्राउंड में जो था, सारे आइडियाज जो थी, मनीष सिसोदिया के ही सॉरी आतिशी का ही वो सुझाव होता था। उसके अलावा देखिए, सौरभ भारद्वाज का इसमें नाम आया, कैलाश गहलोत का बस नाम आया, पर देखिए इनका मंत्रालय भी लेके इनको ही दिया गया डिपार्टमेंट। तो ओवरऑल अतिशी को देखा जाए तो शुरू से ही इनका नाम सबसे ऊपर था। ठीक है, मीडिया में ये चीजें आई कि कैलाश गहलोत बन सकते हैं, सौरभ भारद्वाज, लेकिन सौरभ भारद्वाज की अधिकारियों से बहुत अच्छी नहीं बनी। कैलाश गहलोत बहुत अच्छे मुख्यमंत्री के तौर पे अपने आप को जनता के बीच में नहीं वो कर सकते हैं। लेकिन आप ये देखिए कि अतिशी का जो शुरू से ही काउंटर करने का एक तरीका है, या कुछ भी, जब अरविंद केजरीवाल जेल में गए तो कैसे उन्होंने चीज़ों को संभाला, कैसे आम आदमी पार्टी को संभाला, कैसे अधिकारियों को लेकर वो चले, तो उनका जो तरीका था काम करने का, कि कैसे बीजेपी पे और हमलावर भी रहे। जी तो इसलिए अतिशी का नाम सबसे ऊपर है। एक महिला भी है, एक दिल्ली को तीसरी बार महिला मुख्यमंत्री मिला है। महिलाओं को एक तरफ देखा जाए तो एक संतुष्ट करने की एक बहुत बड़ी चाल भी है। जी तो ओवरऑल जो अतिशी का जो एक कद है, तो उसको लेकर उन्होंने दांव खेला है। और सबसे बड़ी बात कि सबसे भरोसेमंद है वो। जैसे अगर झारखंड की बात कर लें और चंपई सोरेन की बात कर लें, जिस तरह से वो खुद हेमंत सोरेन के खिलाफ हो गए, नीतीश कुमार ने जीतराम मांझी को सीएम बनाया, वो तुरंत अपना रूप रंग बदल लिए। तो वैसे में यहाँ दिल्ली में भरोसेमंद सहयोगी का होना बहुत जरूरी था, और अन्ना आंदोलन के समय से ही ये साथ देती रही हैं, सहयोगी अच्छी रही हैं। तो केजरीवाल का विश्वास, बहुत बड़ी विश्वास है अतिशी, और इस पर
इसीलिए इन्होंने मुहर लगाया। जी। तो सर सौरभ भारद्वाज और कैलाश गहलोत को जो पीछे छोड़कर आतिशी का नाम अरविंद केजरीवाल ने आगे दिया है, लेकिन एक तीसरा नाम भी बहुत इंपॉर्टेंट है, मनीष सिसोदिया। वो भी तो सीएम हो सकते थे, तो उनका नाम सामने क्यों नहीं आया? सवाल बढ़िया है। डिप्टी सीएम थे मनीष सिसोदिया, उनका नाम आगे हो सकता है, नहीं आगे है जी। क्योंकि मनीष सिसोदिया ने देखा जाए तो एक तरह से अपना बलिदान दिया है, अपना एक हाथ उन्होंने कटा लिया है। जब जेल गए जी। आरोप जो लगे उनके ऊपर, तो मनीष सिसोदिया का नाम आगे भी है। लेकिन देखिए, अभी ये चीज समझना जरूरी है कि चुनाव कितने दिन बाद है। नियर अबाउट 6 महीने बाद चुनाव है। अभी कोई भी बड़ा फैसला अभी आप लेंगी और कहीं बाय द वे 6 महीने बाद तुरंत चुनाव हो जाए तो आप तो कोई फैसला ही नहीं ले सकते। दूसरी बात कि कोई भी बड़ा चेहरा आप लाकर आप बहुत बड़े मैसेज नहीं दे सकते। जनता को ये पता है, केजरीवाल को भी पता है कि बहुत कम समय में कोई भी बहुत बड़ा फैसला नहीं ले सकता और बहुत कुछ ऐसा नहीं कर सकता। 6 महीने में आप क्या कर सकते हैं जी। और इसीलिए उन्होंने आतिशी को रखा। एक टेस्ट भी है कि आप बतौर सीएम क्या कर रहे हैं। तो दूसरी बात यह है कि जो भरत जी थे, खड़ाओं वाला जो परंपरा थी, उस परंपरा को क्या आतिशी फॉलो कर रही हैं या फिर वो चंपई सोरेन बन जा रही हैं या फिर जीतन राम मांझी बन जा रही हैं। ये भी इसमें एक बड़ी परीक्षा भी है जी। मनीष सिसोदिया को लाएंगे वो जब सरकार चुन के आएगी, लंबे समय के लिए लाएंगे। अब ये सवाल है, कुछ लोग कह रहे हैं कि उनके ऊपर तो आरोप है, आरोप तो केजरीवाल के ऊपर भी है, लेकिन वो जेल में थे तो मुख्यमंत्री तो थे ना, तो मनीष सिसोदिया क्यों नहीं बन सकते हैं? वो भी बन सकते हैं। लेकिन केजरीवाल को पता है अगले 4-5 महीने में, 5-6 महीने में चुनाव होंगे, उसमें बहुत कुछ अच्छा नहीं किया सकता है, बहुत बड़ा नहीं किया सकता है। अच्छा, संहिता लागू हो जाएगी, 1.5 महीने पहले वहां बंद हो जाएगा। तो ये सारी चीजें देखकर केजरीवाल ने आतिशी को आगे किया है कि भाई इसमें बहुत बड़ा नुकसान भी नहीं होगा, बहुत सारे डिपार्टमेंट संभाल रही है, अगर अच्छा करेंगे तो ठीक है, नहीं करेंगे तो वैसे भी चुनाव के बाद अगर सरकार आती है तो हमें अपने अनुसार करना होगा, केजरीवाल को ये डिसीजन लेना है। एक बड़ा चीज और भी है कि देखिए, इसमें कोई बगावत जैसी चीज नहीं आ सकती है। करेक्ट। कि कल को जैसे चंपई सोरेन ने किया और फिर जीतन राम मांझी ने किया, यहाँ नहीं हो सकता है। केजरीवाल बहुत बड़े चेहरे हैं दिल्ली के लिए, और आम आदमी पार्टी में देखिए एक व्यक्ति की पार्टी है ये, और वो केजरीवाल ही है। केजरीवाल के इर्द गिर्द आम आदमी पार्टी की पूरी राजनीति चलती है। और देखा जाए एक फैमिली वाली पार्टी में या एक व्यक्ति की पार्टी में ज्यादा गुंजाइश नहीं बच जाती है, आतिशी चाह के भी कुछ नहीं कर पाएंगी। रही बात मनीष सिसोदिया की, उनको मौका दिया जाएगा और इसीलिए उनको बचाकर रखा गया है जी। और इसीलिए उन्होंने मनीष सिसोदिया को आगे नहीं किया कि जो उन्होंने त्याग किया है, जो उन्होंने बलिदान दिया, उनको उसके बदले बहुत बड़ा इनाम दिया जाएगा। और डिप्टी सीएम बने या फिर कल को सीएम ही बन जाए, कुछ अगर केजरीवाल साथ गड़बड़ होता है, कल को जो कानून जो जिस तरह से चीजें अपना काम कर रहा है, जो आरोप लगे हैं उसके तहत कुछ गड़बड़ होगा तो मनीष सिसोदिया ही संभालेंगे, उस समय आतिशी परमानेंट नहीं बनेंगे। और एक चीज और है, राजनीति में जो लॉयल्टी होती है ना, वो परमानेंट ऐसी कोई चीज नहीं होती है। तो आतिशी कितने भी भरोसेमंद है, कल को वो, मैं कह रहा हूँ बार बार इस चीज को कि अभी टेस्ट किया जा रहा है, टेस्ट में ठीक है, और अगर गुंजाइश इन दोनों की नहीं बनती है, खासतौर पर केजरीवाल की, मनीष सिसोदिया की, तो आतिशी बनी रहेंगी, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। लेकिन 5-6 महीना का ये टेस्ट है, ये देखा जा रहा है कि कैसे। एक चीज और भी तो सोचना है ना डिम्बिका, कि केजरीवाल राज्य से निकल कर देश की राजनीति के बारे में सोच रहा है, और ये इसमें ये टेस्ट जो है आतिशी को बनाने का टेस्ट है ना, यहाँ भी फॉलो किया जा रहा है कि भाई अगर देखा जाए ये चेहरे के तौर पे, क्योंकि अगर आम आदमी पार्टी पंजाब में मान लीजिए, दिल्ली में है, अगर किसी और राज्यों में जाती है, उसके सरकारें बनती है, तो चेहरे तो चाहिए ना जी। तो अगर पीएम के तौर पे अगर मान लीजिए कि जिस तरह से वो इंडी गठबंधन में थे और कल को पीएम के तौर पे इनको प्रोजेक्ट किया जाता है, नीतीश कुमार तो आगे भाजपा में, तो कल को पीएम कैंडिडेट के चेहरे के तौर पे नीतीश ये केजरीवाल को अगर बनना होगा तो कहीं ना कहीं राज्य की राजनीति छोड़नी पड़ेगी। और ये अपने आप में देखा जाए कि प्रैक्टिकल किया जा रहा है आतिशी को एस्टैब्लिश करके यहाँ, या हो सकता है आने वाले समय में, जैसा कि मैं बार बार कह रहा हूँ
क्योंकि इसमें कोई दो राय नहीं कि मनीष सिसोदिया आतिशी पे भारी पड़ेंगे और हमेशा भारी अभी भी केजरीवाल की नजर में है, लेकिन 6 महीने के लिए वो नहीं बनाना चाह रहे जी। उनको बड़ा रोल देंगे। हो सकता है कि जो राष्ट्रीय राजनीति में जब वो तेजी से आगे बढ़े तो मनीष सिसोदिया को दिल्ली का सीएम बना दिया जाए, कहीं और राज्यों में हो तो आतिशी को वहां का दे दिया जाए, फिर या फिर नए नए चेहरे उभर के आए सामने, और इसीलिए अभी फिलहाल आतिशी पर विश्वास जताया है। लेकिन हम देखते हैं कि अरविंद केजरीवाल को इस्तीफा देना है नहीं देना, ये जुमला बहुत पहले से चलना शुरू हो गया था। जेल में रहकर भी अरविंद केजरीवाल इस्तीफा दे सकते थे, लेकिन जेल से निकलते ही तुरंत उन्होंने इस्तीफे की जो एक डिक्लेरेशन की है, वो कहीं ना कहीं क्या ये राजनीति में एक बड़ा दाव चल दिया है अरविंद केजरीवाल ने? देखिए, ये चीज तो है कि भाजपा शुरू से ही लगातार हमलावर रही है केजरीवाल पर कि केजरीवाल भ्रष्टाचार के आरोपों में घिरे हैं, जेल में हैं, फिर भी मुख्यमंत्री की कुर्सी नहीं छोड़ रहे हैं जी। दूसरी बात कि केजरीवाल के अंदर ये चीज कहीं ना कहीं जेल के दौरान भी आत्म मंथन आत्मचिंतन वो कर रहे थे कि जो आरोप बीजेपी लगा रही है कहीं ना कहीं ये आरोप उनके ऊपर भारी न पड़ जाए, और इसीलिए केजरीवाल ने इस बात को समझा कि अभी ये बहुत ही सही समय है इस परसेप्शन को तोड़ने की कि भाई मेरे ऊपर आरोप है तो क्या मैं इस्तीफा नहीं दे सकता, मैं दे सकता हूँ, और इसीलिए वे जेल से निकलते ही उन्होंने इस्तीफा दिया और भाजपा को कहीं ना कहीं सकते में डाल दिया कि लोग इस्तीफा मांग रहे थे ना, मैंने इस्तीफा दे दिया, अब क्या कहना है। बीजेपी के पास अभी कोई जवाब भी नहीं है, ना वो सवाल कर सकती है, क्योंकि जिसकी वो मांग कर रही थी बीजेपी वो उन्होंने जेल से निकलते ही कर दिया। लेकिन अब इसमें ये देखना है कि केजरीवाल ने ऐसा किया क्या। केजरीवाल अपने आप को फ्री करके अब वो लगातार बीजेपी पर हमला करेंगे, वो कर भी रहे हैं, वो खुल के चुनाव मैदान में उतर जाएंगे, वो रैलियां करेंगे, उसके लिए फ्री रहेंगे, और चाहे जो भी रणनीति बनानी हो इसके लिए वे काफी हद तक स्वतंत्र रहेंगे। उनको बहुत ज्यादा शासन कार्यों से इन चीजों से नहीं मतलब है जी। आतिशी बहुत बड़ी वक्ता नहीं है, उनको उन्होंने काम सौंप दिया। दूसरी जो बात है कि पार्टी के नेताओं के बीच में कहीं ना कहीं ये बात हुई होगी कि भाई अगर आप ऐसा फैसला लेते हैं तो आप एक तरह से राजनीतिक सही के तौर पे एस्टैब्लिश होंगे और इसका पार्टी को बहुत बड़ा लाभ मिल सकता है, और इसीलिए केजरीवाल ने एक तरह से इस चीज का फैसला किया कि नहीं अभी इस्तीफा देना चाहिए, और एक तरह से भाजपा के जो भ्रष्टाचार के आरोप थे उसको लेकर अपनी जो ये मैसेज दे दिया कि ये लगातार भाजपा जो नकारात्मक मुहिम जारी की हुई है इस्तीफा को लेकर कि इस्तीफा दे दो इस्तीफा दे दो इस्तीफा दे दो, अब बीजेपी के पास कहने के लिए क्या है, अब कुछ नहीं है। तो केजरीवाल ने देखा जाए तो इस तरह से बहुत बड़ा दांव खेला है। दूसरी बात कि केजरीवाल ने इस्तीफा देकर एक तरह से देखा जाए तो मीडिया में हमेशा बने रहने की अपने उसी रणनीति पे काम किया है जो कि वो करते आए हैं। एक और जो खास बात है कि केजरीवाल ने इसलिए भी इस समय इस्तीफा दिया कि उनको पता है कि अभी चुनाव होने हैं और इस तरीके से ये बीजेपी को बहुत बड़ी चुनौती देगा। जनता के बीच वो जाएंगे तो बताएंगे लगातार कि भाई मैंने ऐसा नहीं कि वो मेरे को जो जैसा कि वो कहते रहे कि हमें मुख्यमंत्री कुर्सी से मोह नहीं था, मोह होता तो मैं आतिशी को नहीं बैठाता, अगर मोह होता तो मैं अपनी पत्नी को बैठाता, लेकिन अब उन्होंने अपनी पत्नी को भी नहीं बैठाया। अपनी पत्नी को नहीं बैठाने के पीछे बहुत बड़ा कारण है कि सुनीता केजरीवाल उतनी सक्सेसफुल नेता नहीं हो सकती थी, क्योंकि वो पेशेवर एक तरह से देखा जाए या फिर राजनीति उनका पैसा नहीं है जी। वो कोई बहुत बड़ी नेता नहीं है, लेकिन आतिशी बहुत बड़ी नेता है, बहुत अच्छी वक्ता भी है देखा जाए तो। ठीक है, वो केजरीवाल तरह वक्ता नहीं है लेकिन बहुत बड़ी वक्ता वो भी है। चीजों को ठीक से, जो मैं पहले भी कहता है, चीजों को ठीक से आम आदमी पार्टी के जो मुद्दे थे उनको ठीक से उन्होंने रखा भी है। तो बहुत सारी चीजें हैं जिसको लेकर केजरीवाल ने फैसला किया कि अभी सही मौका है इस्तीफा देने का। इसको उन्होंने जनता को भी एंगल बना के रखा, उन्होंने विपक्ष को एंगल बना के रखा, उन्होंने पार्टी को एंगल बनाकर रखा, उन्होंने बीजेपी को भी एक तरह से इसी तीर से उन्होंने साध लिया। और दूसरी बात, कार्यकर्ताओं के बीच में, पार्टी नेताओं के बीच में भी उन्होंने एक अच्छा मैसेज दे दिया कि भाई हमें देश के लिए करना है, हमें राज्य के लिए करना है, हमें जनता के लिए करना है। राजनीति कितना देश और राज्य के लिए आज के डेट में हो रही है ये आपको पता और हमें पता है, लेकिन केजरीवाल की ये नीति हमेशा रही है हिडन गेम खेलना, हिडन राजनीति करना, और उन्होंने इसके माध्यम से, अपनी इस स्ट्रैटेजी के माध्यम से उन्होंने हिडन राजनीति करके एक तरह से जनता को फिर से देखा जाए तो बरगला के ही सही, लेकिन एक मैसेज जरूर दे दिया है कि वे
पदों का त्याग कर दिए, वही मुख्यमंत्री कुर्सी को ठुकरा दिए, लात मार दिए, और अब वो लगातार कह भी रहे हैं। आप बताएं, अगर ईमानदार हूं कि नहीं हूं, वो जनता से फीडबैक लेना चाहते हैं, और फीडबैक, अच्छा ये भी नहीं है, जवाबदेही भी नहीं है, कितना परसेंट जनता ने किया, वो ये कभी नहीं कहते हैं कि जनता कह देगी कि सीएम नहीं बनेंगे। आपके पास डेटा कहां से आ रहा है? आप कौन सा डेटा जनता के बीच में लेके जा रहे हैं? लेकिन उन्होंने इस तरह की राजनीति की है और उसका उन्होंने बहुत फायदा मिला है, वे बार बार जीत रहे हैं, और आप देखिए दिल्ली से बाहर भी जाके राज्य में सरकारें बना ले रहे हैं, और आगे भी उनको उम्मीद है कल को केजरीवाल अगर प्रधानमंत्री बन जाए तो इसमें बहुत अचरज नहीं होनी चाहिए। नीतीश कुमार के बाद केजरीवाल पे ही लोग, ठीक है ममता बनर्जी वगैरह ठीक है, लेकिन ममता बनर्जी 26 में क्या हुई है देखिए आप, तो केजरीवाल कल को सेंटर में भी आ सकते हैं। और जिस तरह से आप पुराने समय में आप देखी हैं, चाहे वो देवगौड़ा हो या फिर अन्य जो प्रधानमंत्री बने, तो छोटी छोटी पार्टियों के, तो केजरीवाल तो फिर भी कहा जाए तो उनके पास बड़ा जनाधार है, और दो दो राज्यों में सरकार है, तो कल को 2-3 राज्यों में सरकार बढ़ती है तो कल को वे राष्ट्रीय चेहरा भी हो सकते हैं। उनकी उम्र भी इतनी अभी नहीं है कि वो कल को इससे वंचित रह पाएंगे। तो ये बहुत बड़ी स्ट्रैटेजी के तहत उन्होंने इस्तीफा दिया है, और बहुत सही समय पर इस्तीफा दिया है। लेकिन एक सवाल जो मेरे मन में खटक रहा है वो ये कि आखिर अरविंद केजरीवाल ने विधानसभा भंग क्यों नहीं की? देखिए, विधानसभा भंग करके क्या करते हैं, बहुत राजनीतिक तौर पर बहुत मंझे हुए खिलाड़ी हैं केजरीवाल। विधानसभा भी भंग कर देते तो क्या गारंटी है कि चुनाव हो ही जाता? आप 2002 में नरेंद्र मोदी को देखिए, उन्होंने जब वो सीएम थे तो उन्होंने जब भंग करने को किया था तो उसमें लिंग 2 चुनाव आयुक्त थे, उन्होंने दिसंबर में चुनाव करने की बात कही। गारंटी क्या की अभी चुनाव हो जाए, और विधानसभा भंग हो जाए और चुनाव नहीं होता है, और राष्ट्रपति शासन लागू रहता है या फिर राज्यपाल शासन मान लीजिए कर रहे हैं उपराज्यपाल, तो फिर होगा क्या? फिर तो सारा केंद्र की जिम्मे चला जाएगा। कुछ भी कल को काम होगा तो केंद्र के नाम से होगा, केंद्र को सारा क्रेडिट चला जाएगा। तो केजरीवाल को पता है विधानसभा भंग करके अपने पैर में कुल्हाड़ी मारना है, और इसीलिए उन्होंने विधानसभा भंग नहीं किया कि अगर मैं कर देता हूं कोई गारंटी नहीं है कि चुनाव अभी होगा ही। और जिस तरह से चुनाव आयोग पर लगातार आरोप लगाते रहे हैं, या जिस तरह से ये मानते हैं कि उनका 36 का आंकड़ा है, तो ऐसा वो कुछ भी नहीं करना चाहते हैं जिससे उनके डिसीजन सीधे सीधे चुनाव आयोग के उसमें फेवर में चला जाए, और चुनाव आयोग इस पे अपने अनुसार जो इलेक्शन होना है वो अपने समय पे इलेक्शन करे। तो इसीलिए केजरीवाल ने इसको विधानसभा को भंग नहीं किया कि कोई फायदा नहीं है और राजनीतिक तौर पर उनको बहुत भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। इसलिए वे इस्तीफा देकर कहीं ना कहीं पार्टी को आगे कर रहे हैं, कहीं ना कहीं आतिशी के माध्यम से ये बताना चाह रहे हैं कि हमने मुख्यमंत्री की कुर्सी त्याग कर दिया और अब हम जनता के बीच जा रहे हैं। तो जैसा कि आपने भी अपनी बात में भी हमें ये बताया कि अरविंद केजरीवाल पर बीजेपी हमेशा इस बात का दबाव बना रही थी कि वो इस्तीफा दे दे। अब ऐसे में जब इस्तीफा दे दिया गया है तो आगे की रणनीति क्या रहेगी बीजेपी की? देखिए, बीजेपी शुरू से ही इस चीज को लेकर जनता के बीच में गई है कि केजरीवाल भ्रष्टाचारी हैं। केजरीवाल भ्रष्टाचार उन्होंने लीगर स्कैम में किया है, ये बीजेपी के लगातार आरोप रहे हैं, और इसी चीज को लेकर वो लगातार हमलावर भी रही है, और इसी चीज को लेकर वो चुनाव में भी उतरेगी। अच्छा, बार बार बीजेपी इस चीज को लेकर, केजरीवाल बार बार कहते हैं कि वे कट्टर ईमानदार हैं, कट्टर ईमानदार उनकी पार्टी, और बीजेपी जस्ट उसके उल्टे इस चीज को लेकर हमला हो रही है कि केजरीवाल भ्रष्ट है, केजरीवाल बहुत बड़े झूठे हैं। इस चीज को लेकर केजरीवाल, और इसीलिए केजरीवाल ने ये दांव खेल दिया। आप देखिए, एक तरफ भ्रष्टाचारी कह रहे हैं और एक तरफ केजरीवाल इस्तीफा के दांव खेल दे रहे हैं। तो इस्तीफा के दांव में कहीं ना कहीं ठीक है, वो चाहे जिस रणनीति के तहत, जिस राजनीति के तहत उन्होंने इस्तीफा दिया हो, लेकिन एक मैसेज तो जाता है ना त्याग का। राजनीति में त्याग का जो सिस्टम है और जनता के बीच में अगर बन जाए तो जनता बहुत आराम से उस नेता को जिता सकती है। केजरीवाल ने ये गेम खेला है, और सबसे जो बड़ी बात है वो ये है कि ये बीजेपी के लिए बहुत बड़ा सदमा भी है। बीजेपी ने सोचा भी नहीं होगा कि केजरीवाल जेल से निकलेंगे और इस्तीफा दे देंगे, क्योंकि लगातार जेल में रहने के दौरान बीजेपी लगातार इस्तीफे की मांग करती रही, इस्तीफा उन्होंने नहीं दिया था। तो ये लोग मांग के चल रहे थे केजरीवाल इस्तीफा नहीं देने वाले हैं, लेकिन जिस तरह से केजरीवाल ने इस्तीफा दिया और सडन दिया, और सब 1-2 दिन के अंदर। अच्छा देखिए, दूसरी बात क्या है कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन है जी, और आज उन्होंने इस्तीफा दिया, इसका भी बहुत बड़ा मैसेज है। जो सोशल मीडिया वगैरह पर जो बेरोजगारी दिवस वगैरह मनाने की जो बातें, जो मैसेज वगैरह देखे जा रहे हैं, इसको भी जोड़ के केजरीवाल कहीं ना कहीं कि आप उनके जो 75 साल जो जन्मदिन को लेके कि भाई क्या, अब मोदी जी ने पिछली बार आप देखे हैं, पिछली बार चुनाव के समय ही केजरीवाल ने बहुत कुछ हमला किया था कि मोदी जी क्या इस्तीफा दे देंगे, क्या नए प्रधानमंत्री बनेंगे।
उन्होंने यहाँ तक बोला था योगी को वो जब दूसरी बार होंगे योगी को साइडलाइन करेंगे, योगी को बाहर करेंगे और अमित शाह को प्रधानमंत्री बना देंगे। हालांकि केजरीवाल इन सभी चीजों पर झूठ बोलने में, जनता को बरगलाने में बहुत माहिर खिलाड़ी हैं, लेकिन जनता तो परसेप्शन पे काम करती है, वोट भी परसेप्शन पे देती है। परसेप्शन बनाने में केजरीवाल ने कोई कमी नहीं छोड़ी वहां, और यही कारण है कि बीजेपी पूरे सदमे में है कि भाई जिसकी कल्पना ही हमने नहीं की थी वो हो गया, केजरीवाल ने तो इसी पर दे दिया, अब हम क्या करें। तो बीजेपी के पास अब एक ही चारा है, किसी भी तरह से जनता के बीच में इस परसेप्शन को लेकर एस्टैब्लिश करें कि केजरीवाल भ्रष्टाचारी हैं और वो भ्रष्टाचार के कारण जेल में थे, और एक भ्रष्टाचारी अभी आकर इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहा है या जो भी बोल रहा है, और तभी जाके वो कहीं ना कहीं इसमें जाके दिल्ली चुनाव में वो जाके कुछ अच्छा कर सकती है। क्योंकि एक तरफ देखिए आप 70 में से 62 सीटों पे आम आदमी पार्टी ने जीत दर्ज की थी। एक मान लीजिए उसमें से कांग्रेस में चला गया नेता और दूसरा चला गया बीजेपी में। 60 सीटें अपने आप में समझिए कितना बड़ा, ये दिल्ली के इतिहास में इस तरह के आगे देखने को नहीं मिलेंगे। तो ये ओवरऑल ये केजरीवाल की प्रसिद्धि को, पॉपुलैरिटी को लेके शो कर रहा है, और इस पे बार बार हमला, जैसे केंद्र में मोदी पे बार बार हमला होता है, नरेंद्र मोदी पे बार बार हमला होता है, क्योंकि सबको पता है कि मोदी के नाम पे ही भाजपा को वोट मिल रहा है। और मोदी को अगर हम मोदी के कैरेक्टर को हम असोसिएट कर देंगे, मोदी पर भ्रष्टाचार का आरोप लगा देंगे, मोदी पे हम दबंगई करने का आरोप लगा देंगे या फिर दादागिरी करने का आरोप लगा देंगे, तो लोग, जनता कर जाएगी। वैसे केजरीवाल पे है, केजरीवाल को लेके कंफर्टेबली अगर अदर स्टेट की बात की जाए तो नो डाउट केजरीवाल का जो शासन है स्टेट में अच्छा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन आप शिक्षा के मामले में देख लें, स्वास्थ्य के मामले में देख लें और अन्य स्टेट से तुलना करें तो कोई सुनवाई नहीं होनी है, लेकिन दिल्ली में सुनवाई होती है, इस बात को हमें स्वीकार भी करना पड़ेगा। और यही कारण है कि केजरीवाल को एक जो कट्टर ईमानदार के तौर पर जो उन्होंने एस्टैब्लिश किया बार बार, बीजेपी उसको भ्रष्टाचार से उसको नेस्तनाबूद करना चाह रही है, बीजेपी उसकी कार्ड के तौर पर भ्रष्टाचार को सामने रखना चाह रही है, और आगे चुनाव में इसी चीज को लेकर वो आगे जाएगी। तो आपकी बातों से काफी हद तक ये समझ में आया कि आखिर दिल्ली की राजनीति में अरविंद केजरीवाल और बीजेपी जिस तरीके से अपने दांवपेच लगाने की जद्दोजहद में है। लेकिन एक आखिरी सवाल जो मैं आपसे पूछना चाहूंगी वो ये कि भविष्य को लेकर आखिर अरविंद केजरीवाल की क्या प्लानिंग हो सकती है, और अतीशी के सामने ऐसे कौन कौन सी चुनौतियां हैं जिससे उनका सामना होगा? देखिए, मैंने पहले भी कहा कि अरविंद केजरीवाल राष्ट्रीय राजनीति की तरफ धीरे धीरे अपना पैर पसारेंगे। उन्हें ये पता है कि राज्य की राजनीति करने से, आप दिल्ली में तो मुख्यमंत्री हैं पिछले कई सालों से, पंजाब में आपकी सरकार हो गई, तो वो राष्ट्रीय राजनीति की तरफ अपनी संभावनाएं तलाश रहे हैं, उधर बढ़ना चाह रहे हैं। नीतीश कुमार के भाजपा में शामिल होने के बाद ऐसा कोई भी चेहरा नहीं है जिसको इंडी गठबंधन या इस तरह के जो कल को दूसरे तौर पर भी अगर फॉर्म में आए गठबंधन, तो राष्ट्रीय राजनीति में उसको स्वीकार करेगी या सभी को स्वीकार होगा। तो अरविंद केजरीवाल को स्वीकार किया सकता है। दूसरी बात कि अरविंद केजरीवाल एकमात्र ऐसे नेता हैं जो सीधे बीजेपी से लगातार लोहा लेते रहे हैं, और इस लोहा लेते हुए भी इतनी बड़ी कद्दावर नेताओं से, मोदी से लोहा लेना, अमित शाह से लोहा लेना और इतनी बड़ी पार्टी से लोहा लेना छोटी मोटी चीज है, जनता के बीच में बड़ा मैसेज देता है, बड़ा परसेप्शन बनता हुआ। और इस बीच में केजरीवाल ने कद अपना और बड़ा कर लिया है, क्योंकि देखिए मोदी से अगर टकराना हो तो आपको कद उसी लेवल का करना होगा। और केजरीवाल कहीं ना कहीं देखा जाए तो राहुल गांधी और तुलना में, राहुल गांधी कांग्रेस के हैं, लेकिन अगर शासन के तौर पर देखा जाए कि बेहतर शासन कौन दे सकता है, तो जनता को भी पता है कि केजरीवाल ज्यादा बनिस्बत राहुल के ज्यादा मुफीद होंगे। ठीक है, तो ये राष्ट्रीय राजनीति में संभावना तलाशने के लिए, और इसीलिए उन्होंने आतिशी को बनाया। और या फिर कल को मैंने जो बोला कि कल को हो सकता है कि मनीष सिसोदिया को बनाते हैं, आतिशी को कहीं और बनाते हैं, या फिर ये चेहरे तलाश रहे हैं कि भाई कौन कौन पार्टी में हो सकता है जो अगर हमारी सरकार बाहर बनती है तो हम उन अपने नेताओं को हम उधर मुख्यमंत्री के तौर पे हम वहां रख सकते हैं या बना सकते हैं। दूसरी बात जो आपने बोला कि अतिशी सामने चुनौतियां क्या हो सकती हैं, अब देखिए कि पार्टी के अंदर से ये बनी है जी, तो आप सोचिए, एक तो सबसे बड़ी चुनौती क्या होगी, केजरीवाल की तरह ये शासन इनको देना होगा। ठीक है, कुछ मंत्रालय संभाल रहे थे, लेकिन मुख्यमंत्री का कार्यभार संभालना जिसमें कि आपको बहुत सब कुछ सारे चीजों पे आपको फोकस करना होगा, ये इतना आसान नहीं होगा। दूसरी बात, पार्टी के अंदर चूंकि आतिशी बनी है तो लोगों को इसका बेमनस है कि मैं भी तो था, मैं इतने सालों से था, मैं इतने सालों से केजरीवाल की सेवा कर रहा था, पार्टी की सेवा कर रहा था, मुझे क्यों नहीं सीएम बनाया गया। कैलाश गहलोत को खराब लगेगा, सौरभ भारद्वाज को खराब लगेगा, तो ये या राघव चड्ढा को खराब लगेगा, संजय सिंह को भी खराब लगेगा। तो अपने आप में ये अंदरूनी जो एक है ना, वो अपने आप में देखा जाए तो बहुत बड़ी चुनौती है। और तीसरी बात कि
केजरीवाल नो डाउट दिल्ली में सबसे पसंदीदा नेता हैं जनता के बीच। तो जनता किस तरह से अब आतिशी को ले रही है, जनता की प्रतिक्रिया क्या होगी, क्या आतिशी को एक्सेप्ट कर पाएगी, और अगर नहीं कर पाएगी तो तय मानिए कि 6 महीना का जो समय है ना, इस पूरे समय में ही आम आदमी पार्टी की केजरीवाल की मिट्टी तक पलीद हो सकती है कि ये 6 महीने का शासन, अगर केजरीवाल इस तौर पे उन्होंने सोच कर किया होगा कि आतिशी को बिठा लेते हैं, 6 महीने का समय है, कोई बात नहीं, कौन सा इनको बहुत बड़ा गेम कल को खेलने देना है, तो ठीक है छोटे समय में हो, तो ये छोटा समय केजरीवाल और उनकी पार्टी को भारी भी पड़ सकता है। और ये सब कुछ जनता तय करेगा, क्योंकि जनता में ये अगर देखा जाए मिक्सचर जो फीलिंग्स है ना, इमोशंस है ना, ये क्रिएट होगा इस 6 महीने के बीच में। आतिशी का कोई भी कदम जनता को अगर नागवार गुजरता है तो उसका शोर बीजेपी या कांग्रेस जैसी पार्टियां बहुत चिल्ला चिल्ला कर कहेंगे कि केजरीवाल ने ये खेलेंगे किस पे दांव, आतिशी पे दांव नहीं खेलेंगे, नाम किस पे होगा, केजरीवाल पे। जैसे भाजपा में कुछ भी होता है, कोई पार्टी करता है तो मोदी को लेके विपक्षी पार्टियां घेरती हैं, वैसे ही दिल्ली के चुनाव में अगर मुद्दा उठेगा तो केजरीवाल का नाम उठेगा, क्योंकि केजरीवाल ही सबसे बड़े चेहरे हैं। और अगर कहा जाए तो आम आदमी पार्टी का मतलब केजरीवाल और केजरीवाल का मतलब आम आदमी पार्टी, तो आप याद रखिएगा छवि केजरीवाल खराब होगी। तो ये अपने आप में दुधारी तलवार के पर चलने के समान है। तो ये देखने वाली बात होगी कि आखिर केजरीवाल ने जो फैसला लिया है, आतिशी उस पर कितना खरा उतरती हैं, अपनी चुनौतियों से किस तरह सामना करती हैं, जनता को कितना खुश करके चलती हैं, अधिकारियों को कितना सामंजस्य बैठाकर चल रही हैं, या अपने जो पार्टी के अंदर जो नेता हैं उनके साथ वो कितना बैलेंस बैठा के चलती हैं। ये क्योंकि उनके पास पावर है जो केजरीवाल, देखिए कुछ भी होगा वो डिसीजन खुद से नहीं लेंगी, सब कुछ उनको केजरीवाल के तहत ही करना पड़ेगा। क्योंकि केजरीवाल को अवॉइड कर देना, केजरीवाल को साइडलाइन कर देना, केजरीवाल को इग्नोर कर देना, ये जीतन राम मांझी और चंपई सोरेन वाली कंडीशन नहीं हो सकती है यहाँ। मैंने बोला ना कि एक पार्टी है बट व्यक्ति भी उसी का एक ही मालिक है, केजरीवाल। तो आतिशी को हर स्टाम्प उनके नाम पे लगाना होगा, लेकिन जब खराब होगा तो नाम भी केजरीवाल का ही खराब होगा। बेशक आतिशी के सामने इस समय बहुत सारी चुनौतियां हैं, क्योंकि वो दिल्ली की यानी कि देश की राजधानी की सीएम बनी है। यहाँ पर जितने भी विपक्ष की पार्टियां हैं वो भी उन पर हमलावर होंगे। साथ ही अरविंद केजरीवाल की जो एक इमेज है उनको अच्छा या बुरा बनाना भी आतिशी के हाथ में है। लेकिन आपकी इस पूरे मुद्दे पर क्या प्रतिक्रिया है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। नमस्कार।